स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा की बातें हुई थी, राइट। स्टार डेल्टा में मैंने एक तरफ से कन्वर्जन सिखा दिया था आपको। कैसा? करी थी हमने, डेल्टा को कन्वर्ट कर लिया था ना। मतलब आपको याद होगा कि ये हमारे पास ऐसा डेल्टा था, R1 R2 R3, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था। हमने आपको बोला था कि इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक रजिस्टर ए से जोड़ दीजिए, एक बी से जोड़ दीजिए और एक सी से जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या हुआ है बोल दीजिए, जो बी से जुड़ा हुआ है उसको आर बी बोल दीजिए, जो सी से जुड़ा हुआ है उसको आर सी बोल दीजिए। ये पढ़ा था हमने, बोलो याद आ रहा है? यस सर। वैल्यू बताई थी आपको, आर ए कैसे निकालते हैं, कुछ याद है? सिंपल सा जुगाड़ सिखाया था आर ए निकालने का, बता। यस सर। सर जो ए से जुड़ा है उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन उनका सम। पहले बताओ, बोर्ड पूरा दिख रहा है तुमको? जो भी लिखा है मैंने सब दिख रहा है? जो ऊपर लिखा वो नहीं दिखा। ऊपर का नहीं दिख रहा है, थोड़ी यस सही साइड। ये आपको ये दिख रहा है? यस सर। आर ए कितना आएगा? आर ए R1 into R2 upon R1 plus R2। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2, साथ वालों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। अगर कोई मुझसे पूछे RB कितना आएगा, तो RB हो जाएगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। यस सर। अगर कोई मुझसे पूछे कि RC कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा RC आएगा R2 R3 अपॉन प्लस R। सर साउंड क्रैक हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब बेटा ये तो आपने कर लिया था, मतलब आपने डेल्टा को स्टार में या वाई में तो कन्वर्ट करना सीख लिया था, ये आपने पिछले। आज आपको सीखना है इसका उल्टा, यानी कि ये इसके बारे में सीखना है। यानी कि अब कहानी क्या है? अब कहानी ये है कि ये वाई कनेक्शन मुझे पता है, यानी कि आर ए आर बी आर सी ये मैं जानता हूं, और मुझे निकालना है R1 R2 R3 की वैल्यू किसके टर्म्स में? किसके टर्म्स में? आर ए आर आर ए आर बी आर सी। यानी कि अब आपको आर ए आर बी आर सी मालूम है, आपको फाइंड आउट करना है R1 R2 R3। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। कैसे निकालेंगे सोचते हैं। ऐसे मानिए कि मेरे पास आर ए है, आर बी है, आर सी है, और मुझे R1 R2 R3 तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको गणित लगानी पड़ेगी। बोलिए इक्वेशन 1, इसको बोलिए इक्वेशन 2, इनको ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 3। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपको 2 से यहाँ नहीं दिख रहा सर, ये नहीं दिख रहा, ऊपर को नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है? नो सर। कोई बात नहीं, ये लाइन दिख रही है? यस सर। मैं कह रहा हूँ 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो, और 3 वाली को 1 से मल्टीप्लाई करो, और इन तीनों को क्या कर दो बेटा? प्लस ऐड। मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और तीनों को जोड़ दो। तो देखो पहले जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा आर ए इंटू आर बी। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। और इधर मल्टीप्लीकेशन करके क्या मिल जाएगा? जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, ऊपर इधर है R1 R2, इधर है R1 R3, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो R1 का स्क्वायर R2 R3 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। यस सर। यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जो हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? बोलिए। आर आर ए, बी इधर क्या बनेगा? R स्क्वायर
बोलिए फटाफट। R1 plus plus R2 plus R3 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। इतनी मैथ समझ में आती है? यस सर। यस अब अगली टर्म में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब तू इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को मिलेगा RB RC। तो यहां पर मैं साथ में ऐड करके लिख देता हूं RB RC। और यहां पर क्या जुड़ेगा, आइए देखते हैं क्या जुड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 और R3 का स्क्वायर बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अपने पास आ जाएगा Yes, sir. R1 R2 R3 का स्क्वायर अपॉन प्लस R2 प्लस R3 का R1 होल plus R2 का होल स्क्वायर। और अब तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है ना कि तीसरी टर्म हम बिना देखे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर ए आर बी आ गया, आर बी आर सी आ गया, तो तीसरी टर्म क्या बच रही होगी? RC आ रहा है। आर सी आर ए। और यहाँ पर क्या बच रहा होगा? एक बार R1 का स्क्वायर बन गया, एक बार R3 का स्क्वायर बन गया, तो किसका बचा? R2 R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर होना बचा, तो उसका बना लीजिए। और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब एक काम करिए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा? R1 प्लस R1 R2 plus R2 plus R3 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? R1 प्लस स्क्वायर। R1 स्क्वायर R2 R3 प्लस R2 स्क्वायर R1 R3 प्लस R3 स्क्वायर R1 R2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब बताओ इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में से? R1 R2 R3 कॉमन ले R1 लीजिए। R2 R3 आपको कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 plus R3 plus R2। यहाँ से तुमने R1 R2 R3, यहाँ से R1 R2 R3, यहाँ से R1 R2 R3 कॉमन लिया, तो यहाँ से एक R1 बचेगा, यहाँ से एक R2 बचेगा, यहाँ से एक R3 बचेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो इसको यहीं पर मिटा के मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख देता हूँ कि R1 R2 R3 कॉमन आया और ब्रैकेट में क्या बचा बेटा? R1 प्लस R2 R1 प्लस R3 plus R2 plus R3। पूरे R1 प्लस R2 प्लस R3 से नीचे का एक R1 प्लस R2 प्लस R3 काट सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? R1 R2 R3 upon R1 plus R2 plus R3। R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किस चीज की वैल्यू आई है? इसको भी दिमाग में रखना आपके जरूरी है। किस चीज की वैल्यू आई है? RA RB plus R। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। नो सर। इक्वेशन नंबर 4। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। आपको बोर्ड पे साइड का लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है ना जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? कुछ कट तो नहीं रहा है? सर राइट साइड वाला थोड़ा सा कट रहा है। हल्का कट रहा है। राइट साइड वाला कट रहा है थोड़ा सा? यस सर। यहाँ कितना आएगा? R1 R2 R3 अपॉन नीचे बताओ। R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अभी तो दिख रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। नो सर। अब देखो बेटा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करने जा रहा हूँ? सर नहीं दिख रहा ऊपर। ये लाइन दिख रही है? यस सर। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करने जा रहा हूँ मैं? डिवाइड। तो डिवाइड। तो देखो इधर इक्वेशन नंबर 4 में क्या लिखा है? आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई। आप इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। आर ए। तो अगर आप आर ए से डिवाइड कर देंगे, इसको आर ए से डिवाइड कर देंगे, तो इधर क्या आएगा? ये इधर देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा इसको समझने के लिए? ये लिखा हुआ है R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये पूरा डिवाइड होगा इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है? R1 R2 प्लस R3। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और किससे? R1 R2 अपॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर।
अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो पूरा R1 + R2 + R3 इससे कट जाएगा और इस R1 R2 से ऊपर का R1 R2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? R3। यानी कि ये वैल्यू मुझे किसकी मिल गई? R3 की मिल गई कि नहीं मिल गई? यस सर। यस सर। टर्म्स में मिल गई R3 की वैल्यू। किसके टर्म्स में मिल गई R3 की वैल्यू? RA RB RC। RA RB RC। हमें यही तो करना था। अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करने निकले थे? हम यही तो करने निकले थे कि अगर हमें RA RB RC पता है तो हम R1 R2 R3 निकाल पाए। बोले बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। हमको याद करने का तरीका क्या है? एनालॉजी कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने स्टार से डेल्टा में, सॉरी डेल्टा से स्टार में आपको क्या तरीका सिखा दिया था? जुगाड़। साथ वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। ऐसे यहाँ पर भी अपन एक जुगाड़ बना सकते हैं। यस। क्या जुगाड़ बनेगी बताओ? तुमने अभी कौन सी वैल्यू निकाली? R3। क्या आंसर होगा? पहले तो पेयर में मल्टीप्लाई करोगे। पेयर में मल्टीप्लाई मतलब RA RB + RB RC + RC RA, और जो भी तुम निकाल रहे हो, यानी कि अगर तुम R3 निकाल रहे हो तो इसके जो सामने वाला पॉइंट है, इसके सामने वाला पॉइंट कौन सा है? A, उससे डिवाइड कर दोगे। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। यस सर। तो आप बताओ, बिना मैथ्स लगाए सिंपल बताओ, अगर मुझे R2 की वैल्यू लिखनी होगी, किसकी वैल्यू लिखनी होगी बेटा? R2। कैसे R2। लिखूंगा R2? सो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से कर देंगे। अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ। कैसे आएगा? RA RB + RB RC + RC RA डिवाइडेड बाय। आइए देखते हैं R2 के सामने कौन सा पॉइंट है। R2 के सामने कौन सा पॉइंट पड़ रहा है बेटा? B। डिवाइडेड RB। RB होगा। डिवाइड करेंगे या डिवाइडेड बाय R। डिवाइडेड बाय RB। RB। अब बताइए सोच के, R1 की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइडेड बाय RC। डिवाइडेड बाय R3। RA RB + RB RC + RC RA, इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं? RC। RC। तो ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। पूरा आपको आगे से और पीछे से, मतलब डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना आ गया। यस सर। यस। कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ, हमने कौन कौन से तरीके समझ लिए? हमने कौन कौन से तरीके समझ लिए? हमने किरचॉफ लॉ समझ लिया कि नहीं? यस सर। किरचॉफ लॉ के अलावा हमने सीरीज पैरेलल समझ लिया। यस सर। पॉइंट पोटेंशियल, यस सर। लैडर, यस सर। लाइन ऑफ सिमेट्री, यस सर। सब तरीके हमने सीख लिए ना। रेजिस्टेंस में भी लगाना, बोलो हाँ है ना? यस सर। स्टार डेल्टा, यस सर। स्टार डेल्टा भी आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? सर आ गया। यस सर। स्टार डेल्टा से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। इतने सारे तरीके सीखने के बाद, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के इतने सारे मेथड सीखने के बाद, अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट क्या लिखा है बेटा? सर नहीं दिख रहा। ही नहीं रहा है क्या ये? चलो देखो, क्या लिखा है बेटा? रियल सेल एंड आइडियल सेल। इसको समझिए। पहले तो ये बताइए, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अभी आपने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है? सर पढ़ लिया। पढ़ लिया। तो केमिस्ट्री के अंदर आपसे गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, ये सब पढ़ चुके हैं आपकी नहीं? यस सर। यस सर। काफी इजी आपके लिए समझना, ध्यान से सुनिए। अभी तक हम जो फिजिक्स में सेल बना रहे थे, जो सर्किट में सेल बना रहे थे, वो हम ऐसे करके बना देते थे कि एक ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको आप कैथोड बोलते हैं, एक ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको आप एनोड बोलते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स मिलके एक सेल बनाते हैं। बोले हाँ या ना? यस सर। यस सर। दो सेल्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बड़ी वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे होती है, छोटी वाली लो पोटेंशियल पे होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर।
लेकिन यहाँ पर हम एक चीज नेग्लेक्ट करते हैं, वो क्या नेग्लेक्ट करते हैं उसको आप समझिए। बेसिकली जब आप सर्किट कंप्लीट करते हो ऐसे करके सर्किट कंप्लीट करते हो, तो वो क्या रहा होता है, रियलिटी में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है और इन तारों के थ्रू होते हुए ऐसे करके पूरा ट्रैवल करके यहाँ तक आता है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। यस सर। आपसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में पूरा घूम के वापस अपनी जगह पर आता है, तो इस कंज्यूमर ये कितने तरीके के रेजिस्टेंस से मिलता हुआ आता है, कितने तरीके के रेजिस्टेंस को इसको इनकाउंटर करना पड़ता है? दो। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नहीं, और बताइए। देखिए कौन कौन सी रेजिस्टेंस इसको समझिए। पहली रेजिस्टेंस जो इसको मिलती है वो है इन तारों की रेजिस्टेंस। बेटा ये जो तार हैं जिससे तुमने सर्किट में ऐसे करके जोड़ रखा है, ये तार मेटल के बने होते हैं जनरल, कॉपर के तार होंगे, एल्यूमिनियम के तार होंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। इन तारों की अपनी भी रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो एक रेजिस्टेंस तो इनको जो मिलती है, पहली जो रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है रेजिस्टेंस ऑफ क्या? वायर। आप याद रखेंगे इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना मान के चलेंगे, यानी कि तारों की जो रेजिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस दूसरा कौन सा रेजिस्टेंस है सर? जो एक सर्किट के अंदर होगा। दूसरा रेजिस्टेंस वो है जो एक्सटर्नली आप कनेक्ट करोगे। जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर आप कनेक्ट करोगे या कोई भी अप्लायंस आप जोड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक बल्ब लगा दिया, तो इस बल्ब की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? यस सर। एक रेजिस्टेंस तो इन तारों की है, एक रेजिस्टेंस इस बल्ब की है, तो ये बल्ब की जो रेजिस्टेंस है इसको बोलेंगे आर एक्सटर्नल। आर एक्सटर्नल मतलब ये बाहर से लगा हुआ है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। तीसरा और रेजिस्टेंस होता है जिसको अभी तक हम नेग्लेक्ट करते हुए आए थे लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे, वो ये है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अभी ये सर्किट कंप्लीट थोड़ी है। आपने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट से चलाया था, जब वो नेगेटिव प्लेट से ऐसे चलेगा 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 और आप उसे पॉजिटिव तक ही तो लेके आए, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को वहीं आना पड़ेगा जब वो लौट जहां से वो चला था, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वापस यहाँ तक लौट के आना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब ये तो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं आपकी, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड, आपने पढ़ा है ना सेल के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। यस सर। यस सर। वो भी क्या प्रोवाइड करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन देखो बाहर तो इलेक्ट्रॉन तारों के थ्रू आ रहा है, तो जो तारों के थ्रू आ रहा है उसमें तार अपनी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। लेकिन इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या वो तारों के थ्रू आ रहा है कि वो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट भी इसके फ्लो को कुछ क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है विच इज रेजिस्टेंस बिटवीन द कैथोड्स या बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में। बोलिए बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। तो सेल के अंदर मतलब एक सर्किट के अंदर टोटल कितने तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं? 3। एक रेजिस्टेंस होती है तारों की जिसे हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, एक होती है अप्लायंसेस की जो बाहर से एक्सटर्नली लगाया गया है, और एक होती है दोनों कैथोड और एनोड के बीच की रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। हालांकि इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है पर अब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। बात है? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर। तो आज तक बेटा आप सेल कैसे बनाते आ रहे थे? आज तक आप सेल ऐसे बनाते हुए आ रहे थे। दिस इज हाउ यू मेकिंग अ सेल। तो हमारे ना यस सर। आज के बाद आप सेल ऐसे बनाते हैं। अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ ये बन के आया है सेल की जगह, इसका मतलब आपको ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा सेल है। क्या इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट किया गया है बच्चों? नो सर। तो अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया गया है तो ये कैसा सेल हुआ? आइडियल। आदर्श सेल बोल सकते थे।
जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर मैंने क्या काउंट किया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी काउंट करिए सेल के साथ। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो हम क्या बोलेंगे साहब? रियल। बोली बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ठीक है। अब मैं आपसे एक टर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। एक टर्म हमने लिखी जिसको हमने बोला EMF ऑफ अ सेल। क्या बोला बेटा हमने? बोलो। EMF of a cell. EMF of a cell. What is EMF? Electromotive force. इलेक्ट्रो Motive force. Force. तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुमने। Yes, Yes. sir. चलो ध्यान से बताओ। मान लो ये मेरे पास एक सेल है। कैसा सेल है? रियल की आइडियल? Side. Real. रियल। Real. Real. Sir. आप में से कोई भी मुझे बताइए क्या होता है, क्या समझते हैं आप EMF से? सर जब सर्किट से कनेक्टेड ना हो उस वक्त जो उसका। ये तो बेटा डेफिनेशन है, और डिटेल में बताओ क्या डेफिनेशन होती है। The total voltage acquired by a cell when it is when there is no when it is not किताबों में used. लिखी हुई डेफिनेशन मत सुनाओ हमको, इससे तुम EMF ना खुद समझ पाओगे ना किसी और को समझा पाओगे। चलो अब हम तुमको बताते हैं क्या। तुम हमको एक बात बताओ, किसी भी सर्किट में जब चार्ज घूम रहा है, जो चार्ज आप करके घुमा रहे हो किसी भी सर्किट में, वो किस वजह से घूम रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. अरे कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? Cell का potential difference. जो बेसिकली दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। तो इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर। उसी को EMF, यानी कि सबसे सिंपल भाषा में EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो आपकी दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए कई बार आपसे पेपर में गलती होगी। मान लीजिए पेपर में आपको क्वेश्चन लिखने को आया कि राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों को लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो इसका मतलब फोर्स होगी कोई ना कोई। अगर फोर्स होगी तो इसका मतलब इसकी यूनिट न्यूटन होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं होगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा? वोल्ट होगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes. यस सर। क्या आप मुझे बता फिर इसका नाम EMF क्यों रखा गया? इसका चलो मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूँ तुम्हें तो तुमको समझ में आएगा। बेटा शुरू में जब हम करंट की बात कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, चार्जेस के मोशन की बात कर रहे थे, तब तक न्यूटन के लॉज वगैरह आ चुके थे। लोगों को न्यूटन के लॉज की ज्यादा समझ थी, इलेक्ट्रिसिटी के लॉज की इतनी समझ नहीं थी। तो लोगों को तब तक क्या लगता था कि अगर कोई भी चीज चल रही है, जैसे न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज को चलाना है तो उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? yes. Yeah. तो ऐसा हुआ था कि जब लोगों ने एक सेल बनाया और सेल बना के कनेक्ट किया, उसमें करंट दौड़ी, तो करंट दौड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ा कि नहीं दौड़ा? यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में दौड़ा तो लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस नाम के बारे में पता ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि कोई एक चीज होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस होती होगी। तो लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने सोचा कि यार अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में दौड़ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उसे चला रही है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. फोर्स तभी पैदा हो रही है जब हम इन दोनों प्लेट से या इन दोनों कैथोड और एनोड से, इन दोनों इलेक्ट्रोड से सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली जब हम सेल को जोड़ रहे हैं तभी वैसा हो पा रहा है। इसका मतलब लोगों ने सोचा कि भैया ये जो सेल की दो प्लेट्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं,
ये कोई ना कोई एक फोर्स लगाती होगी इलेक्ट्रॉन पे, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट में क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व। घूम रहा होगा। इसलिए उन्होंने इसे नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मोटिव का मतलब है मोशन। मोटिव वर्ड कहां से आया है, मोशन। मोशन से। और फोर्स तो आपको पता ही है, फोर्स होता है बल, यानी कि एक ऐसा बल जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, मोशन में आ रहे हैं। मोशन में। एक्चुअल में क्या ये बल है, नो सर। एक्चुअल में दिस इज व्हाट, पोटेंशियल। यस सर। डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो अगर आज के बाद आपसे कोई ईएमएफ पूछेगा तो आप सीधी सीधी क्या बताएंगे, ईएमएफ किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। प्लेट्स के बीच का। किसके बीच का? प्लेट्स। अगर मैंने बोला कि इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये ई, सोच के बताओ, ई किन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये सिर्फ इस बड़ी प्लेट और इस छोटी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। ईएमएफ कोई दिक्कत? नो सर। अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो। चलो इधर देखो, अब एक नई टर्म मैं और डिफाइन कर रहा हूं, इसको समझो। क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट में किस नाम से आगे बोलेंगे? टीपीडी। टीपीडी। देखिए अंतर समझिएगा, अंतर समझिएगा। ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, बोलिए मानते हैं? यही तो बेटा तुम्हारा सेल है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। जब मैं ईएमएफ की बात कर रहा था, जब मैं ईएमएफ की बात कर रहा था, तो ईएमएफ किसका पोटेंशियल डिफरेंस था? प्लेट्स के बीच का। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस था इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। यस सर। लेकिन जब मैंने लिखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है आपके सेल के जो दो टर्मिनल्स हैं, जो दो एंड पॉइंट्स है सेल के, उनका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप ध्यान से देखें इस सेल को, तो इस सेल के दो टर्मिनल्स कौन से हैं? एक टर्मिनल ये है पॉइंट ए और एक टर्मिनल है ये है पॉइंट बी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। क्योंकि इस पूरे को एज अ होल मैं सेल की तरह देखूंगा ना, तो इसके दो छोर कौन से हैं? एक छोर ये है पॉइंट ए और एक छोर ये है पॉइंट बी। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। तो यस जब सर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि दिस इज VA माइनस VB। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? यस सर। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। पक्की बात है? यस सर। अरे बोले यार। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इधर देखो, ध्यान से सुनना। इसका मतलब तुम्हारा फंडा क्लियर है। जस्ट लुक हियर। मैंने कौन सा सेल किया? आइडियल सेल। और यहाँ कौन सा सेल लिया बेटा? रियल सेल। रियल। चलो एक आइडियल सेल से सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस ली कैपिटल आर, एक कैपिटल आर लेके एक आइडियल सेल के साथ जोड़ दी, और ये आइडियल सेल है। आइडियल सेल का मतलब इसका सिर्फ एक ईएमएफ ही होगा, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं होगी। बोलिए बात समझ में आती है? यस। यस और सर। अगर रियल सेल की बात करूं तो रियल सेल में ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा R, और मेरा जो सेल होगा उस सेल की दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो ईएमएफ कहलाएगा E, और एक इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा विच इज R। बोलिए बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. Yes. यहाँ पर ये जो लिखा है ये आपका सेल है, और यहाँ पर ये जो पूरा माल मसाला है ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा मिला के सेल। No, sir. चलो जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इस सर्किट को देखो ध्यान से, इसमें करंट होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे इसमें होगी कि नहीं होगी? होगी। बिल्कुल होगी। ऐसे करके करंट फ्लो कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? Yes, sir. Yes, sir. इसमें होगी करंट, दूसरे वाले में? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए, मानते हैं? Yes, sir. Sir. अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा यहाँ पर मुझे टीपीडी लिख के दिखाओ, यानी कि मुझे चाहिए टीपीडी। टीपीडी क्या सिखाया था कि सेल के जो दो टर्मिनल है उनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस सेल के दो टर्मिनल पकड़ते हैं। अगर ये मेरा सेल है तो इसका एक टर्मिनल ये पॉइंट हो गया और एक टर्मिनल ये पॉइंट हो गया। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, sir. अगर मैं Yes, टीपीडी sir. लिखना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूँ? बीए माइनस। BB. चलो एक काम करो, ए पॉइंट से शुरू करो और बी की तरफ बढ़ो। किरचॉफ लॉ तुमने ऑलरेडी सीख रखा है, ए से शुरू करो बी की तरफ बढ़ो। अगर मैं ए से शुरू करूं और बी की तरफ जाऊं ऐसे करके, तो पूरे रास्ते में मुझे कितना ड्रॉप मिलेगा? E का। देखो ना यार, तुम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, इस बैटरी पे आ गए, इस बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, तो ई का ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, और sir. कहीं ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. क्या और कहीं कोई ड्रॉप हुआ है? No. यानी कि ए से बी तक अगर हम जाए तो कितना ड्रॉप हुआ है? E. यानी कि बी माइनस बी कितना है? बोलिए साहब। E. बी के बराबर है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब जरा यहाँ देखिए जादू। अगर आप रियल सेल में टीपीडी लिखने की कोशिश करेंगे तो पहले टर्मिनल पकड़ते हैं। इसका एक टर्मिनल हो जाएगा ये वाला पॉइंट ए, एक टर्मिनल हो जाएगा ये वाला पॉइंट बी। अब एक काम करते हैं, ए से बी की तरफ बढ़ो, ए से बी की तरफ। ध्यान से देखना बच्चों, जब तुम ए से बी की तरफ आओगे तो यहाँ से आए, 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 क्या यहाँ पर ई का ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? से होगा। Yes, sir. ई का ड्रॉप हो गया, लेकिन सिर्फ ई का ड्रॉप है कि इस रेजिस्टेंस में भी कुछ हो रहा होगा? सर IR का ड्रॉप है। आई आर का ड्रॉप होगा कि गेन होगा? ध्यान से देखो, Gain होगा। गेन होगा ना। तुम करंट ऐसे आ रही है, ध्यान से, करंट ऐसे आ रही है, तुम करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो कि करंट का उल्टा आ रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, गेन होगा। तो इसमें आई आर का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। गेन। तो ई का ड्रॉप हुआ और आई आर का गेन हुआ, तो नेट कितना ड्रॉप हुआ? IR minus. आई आर का गेन हो गया, तो नेट ड्रॉप कितना हुआ? IR minus. अरे ई माइनस आई आर ना, नेट ड्रॉप लिख रहे हैं, समझ आई बात नहीं है? अरे समझ आई? यानी कि यहाँ पर अगर मुझे टीपीडी लिखना है तो मैं टीपीडी कैसे लिखूंगा बेटा? टीपीडी हो जाएगा VA माइनस VB, और VA माइनस VB ई के बराबर होगा कि ई माइनस आई आर के? जल्दी बोलो। E minus I. ई माइनस IR. क्यों ई माइनस आई आर? ई का ड्रॉप हुआ, आई आर का गेन हुआ, तो ओवरऑल कितना ड्रॉप हुआ? ओवरऑल ए से बी जाने पे कितना पोटेंशियल कम हो गया? ई माइनस आई आर कम हो गया। क्या ये बात समझ पाए? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको कुल मिला के जो फाइनल डेफिनेशन थी, मैं चाहता तो ये आपको लिखा भी देता, बट लिखा के आपको शायद इतना समझ में नहीं आता, अब ज्यादा बेहतर क्लियर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइडियल सेल में टीपीडी और ईएमएफ बराबर होते हैं, Yes, sir. जबकि रियल सेल में टीपीडी और ईएमएफ बराबर नहीं? टीपीडी होता है ई माइनस आई आर, जबकि ईएमएफ ई होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes. Yes, sir. आइडियल सेल का ईएमएफ और टीपीडी एक ही चीज होती है, जबकि रियल सेल में ईएमएफ और टीपीडी। आखिरी बार बता रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो दोनों प्लेट्स हैं सेल की, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ होता है।
लेकिन जो सेल के दो टर्मिनल्स हैं, जो दो एंड पॉइंट्स हैं, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट आप कर लेंगे, अगर आप उनका पोटेंशियल डिफरेंस देखें, वो ये कहलाएगा, वो P3 कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जरा सा भी डाउट है तो प्लीज यहाँ पे पूछ लीजिए। No, sir. पक्का? Yes, sir. बोलो, समझ आई बात कि नहीं? समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. चलो, अब एक बात बताओ बेटा, जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो हमने आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाया था, कि जिसमें हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया था, पैरेलल में लगाया था। ऐसे हमने जब रेजिस्टेंस पढ़ा तो रेजिस्टेंस को भी हमने सीरीज में लगाया और पैरेलल में लगाया, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब जब हमने उनको सीरीज और पैरेलल में लगाया, रेजिस्टर को भी सीरीज और पैरेलल में लगाया, सेल्स को भी किस में लगाएंगे? Series parallel. Series parallel. यानी कि अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जिस प्रकार से कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल होता है, उसी प्रकार से सेल्स का भी क्या होता है बेटा? Group. सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स इन Series. सीरीज। आज हम इसी के बारे में बात कर पाएंगे, ज्यादा वक्त हमारे पास है नहीं, बट इसको आप थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि सेल्स इन सीरीज का क्या पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए किसी सर्किट में ये एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर ए से आपने बहुत सारे सेल्स ऐसे करके सीरीज में लगा दी। मान लो 4 सेल लगा दिए सीरीज, इसको बोल दिया E1, इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया E2, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया E3, इसको बोल दिया R3, इसको बोल दिया E4, इसको बोल दिया R4। कोई दिक्कत? No, sir. अब एक बात बताओ बेटा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जब तुम इक्विवेलेंट पढ़ते थे तो कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट का मतलब यही होता था कि सारे हटा के एक लगाओ। Yes, sir. Yes, sir. इसमें अगर मैं इक्विवेलेंट बोलूं तो उसका भी मतलब यही है कि सारे हटा के। एक लगा. तो अगर मैं कहूं कि मुझे इक्विवेलेंट सेल चाहिए, मुझे इक्विवेलेंट सेल चाहिए, इसका यही मतलब है कि इन चारों सेल को हटाओ और इन चारों की जगह एक लगाओ। एक लगाओ। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो ये बनेगा, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट जी के बीच में चारों सेल हटा दूं, चारों सेल हटा के कितने सेल लगा दूं? एक। सेल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? आगे। अब एक बात बताओ, अगर तुम चारों को हटा के एक सेल लगा दोगे तो क्या ये इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलिए, समझ आती है बात? Yes. Yes, sir. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन चारों को हटाकर एक से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हाउ विल आई फाइंड कि ये E इक्विवेलेंट कितना होगा और ये R इक्विवेलेंट कितना होगा। अगर मुझे E इक्विवेलेंट मिल गया, R इक्विवेलेंट मिल गया तो मेरा काम खत्म। मैंने चारों सेल हटाए, चारों की जगह एक लगा दिया। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. पहले ईएमएफ की बात करें, पहले किसकी बात करें? EMF. तो सोच के बताओ, अगर मैं A से लेकर B तक जाऊं, अगर मैं A से लेकर B तक जाऊं तो ये चारों बैटरियां मिला के मुझे नेट ईएमएफ कितना दे रही? चारों बैटरियां मिला के मुझे नेट ईएमएफ कितना दे रही? चलो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। चलो A से लेकर B तक चलो, हमें ईएमएफ निकालना है ना, बोलो आया ना? Yes, sir. ईएमएफ में वो किसमें इंटरेस्टेड होते हैं? पूरे सेल में कि सिर्फ प्लेट्स के बीच में? Plate. तो चलो A से B तक चलो मेरे साथ। देखो, यहाँ से यहाँ तक आए, बताओ कितने का ड्रॉप हो गया? Even. E1। आगे बढ़ो, और कितने का ड्रॉप हो गया? E2. और आगे बढ़ो, और कितने का ड्रॉप हो गया? E3 और और आगे बढ़ो, और कितने का ड्रॉप हो गया? E4. E4। मतलब वहां से लेकर यहाँ तक टोटल कितने का ड्रॉप आ रहा है सेल्स के बीच में? E1 plus E2 plus E3 Plus plus E4. C3 plus C4. बात खत्म। नेट ड्रॉप को ये देना पड़ेगा ना, मतलब
जो आपका इस सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो यहाँ डिफरेंस है, जो यहाँ डिफरेंस है, जो यहाँ डिफरेंस है, बेसिकली आप इन सबको हटाकर जो अकेला सेल लगाएंगे, इसकी जो दोनों प्लेट है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, E1 + E2 + E3 + E4? Yes, sir. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. R इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो तो बेटा ये जितने भी रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3, R4, अगर आप A से B की तरफ आए तो क्या ये सारे सीरीज में नहीं लगे? Yes, sir. Yes, sir. सीरीज में लगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 + R2 Plus R3 plus R1 + R2 + R3 + R4. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं जरा मुझे बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? No, sir. क्लियर है ये बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, अब मेरे फिर एक सवाल का जवाब, अगर मैं इसमें से किसी भी एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, पोलैरिटी रिवर्स मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको उल्टा कर दूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये बना दे, मान लो मैंने तुमसे कहा ये है, आप देख सकते हैं मैंने दूसरे वाले सेल की पोलैरिटी उल्टी कर दी है और ज्यादा कुछ नहीं किया, ये पॉइंट बी ले लिया है, ये पॉइंट ए ले लिया है, ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, आपको दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ये? Yes, sir. चलो दिमाग लगा के बताओ, अब अगर मैं इक्विवेलेंट सेल लूं, मतलब सबको हटा के एक लगाऊं, बताइए मुझे इक्विवेलेंट अब कितना आएगा? तो E2 का ड्रॉप हो जाएगा, नहीं गेन Gain. हो जाएगा। E1 + यहाँ से जब तुम आओगे यहाँ कितने का ड्रॉप हुआ? E1. यहाँ कितने का ड्रॉप होगा? E3. यहाँ कितने का ड्रॉप होगा? E4. यहाँ ड्रॉप होगा कि गेन हो जाएगा? E2 गेन हो जाएगा। Gain. अगर गेन हो जाएगा तो नेट ड्रॉप कितना होगा? नेट ड्रॉप Minus E2 + E3 + E4. मतलब बेसिकली जहां पर भी आपने पोलैरिटी रिवर्स करी होगी वहां पर ईएमएफ में माइनस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. लेकिन मेरा Yes, sir. सवाल ये है, क्या यही माइनस रेजिस्टेंस में भी आएगा? रेजिस्टेंस में माइनस होता है क्या? No, sir. रेजिस्टेंस का आंसर तो सेम ही रहेगा। R इक्विवेलेंट कितना रहेगा बेटा? जल्दी बताओ। R1 + R2 + R3 + R4. R1 + R2 + R3 + R4 वो तो सीरीज में है, उसमें प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, कोई नाटक नहीं। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. पक्का? सर ये Yes, sir. होगा क्या? वो सवाल पूछ रहा हूँ, उतना बता दोगे तो मान जाऊंगा कि तुमको पक्का समझ में आ गया। इधर देखो, आपसे कहा गया, ध्यान से देखिएगा, ER 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 ER, और आपसे कहा गया है ये n आइडेंटिकल सेल्स है। आइडेंटिकल मतलब सबका ईएमएफ बराबर और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर। दिख भी रहा होगा आपको ER 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 करके मैंने दो पॉइंट लिए A और B, इनके बीच में ऐसे n सेल्स लगा दिए सीरीज में। बोली बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, अब sir. चाहता क्या हूँ, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि सबको हटा के किससे रिप्लेस कर लूं? एक. से replace कर लूं। यानी कि सबको हटा के मेरे पास एक आ जाएगा इक्विवेलेंट और एक क्या आ जाएगा बेटा? बोलो R इक्विवेलेंट। चलो सोच के बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा? Any N आएगा। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? Yes, yes, sir. R इक्विवेलेंट कितना आएगा? NR. NR, क्योंकि R + R + R + R n टाइम्स कर देंगे तो NR आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा सवाल क्या है? सवाल ये है कि now if polarity of M cells is reversed,
Now if polarity of Answer is reversed. E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, इससे पहले आप आंसर दें। ये कितने सेल लगे थे बेटा? इनका N. सबकी पोलैरिटी एक जैसी थी कि नहीं थी? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने आंसर ये दे दिया, ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इस n में से मैं m सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, मतलब m सेल्स, n कोई नंबर है, मान लो n है 100 सेल लगे थे, m एक नंबर ले लिया मैंने 20, तो मतलब इस 100 में से मैंने 20 सेल्स की पोलैरिटी उल्टी कर दी, मतलब इसकी उल्टी कर दी, इसकी उल्टी कर दी, इसकी उल्टी कर दी, ऐसे 20 सेल उल्टे कर दी। तो बताओ नया इक्विवेलेंट और नया R इक्विवेलेंट कितना आएगा? So N minus N minus ME. the कितना N. आएगा? N minus ME. No, sir. N minus. है कि नया इक्विवेलेंट आएगा ne माइनस एक बात बता दे। सर ये नहीं आएगा, ये आएगा कि ये नहीं आएगा? नहीं ये आएगा। नहीं होगा। ये नहीं आएगा, पक्की बात है? Yes, sir. N minus M into E minus M ही आएगा। क्या फिर से बोलो? N minus M into E हाँ, minus M E. बात है। Yes, sir. कितने लोग एग्री कर रहे हैं इनसे? अरे चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। पहले तो एक बात बताओ, कितने लोगों को समझ में आता है सर R इक्विवेलेंट अभी भी NR है, पोलैरिटी उल्टी करो सीधी करो कोई लेना देना Yes, नहीं। sir. यस सर अब देखो E इक्विवेलेंट कैसे, एक बार मैं समझाता हूँ, ध्यान से। मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों सेल मिलके टोटल कितना EMF दे रहे थे? 2E. Even 2. ये दोनों सेल मिलके कितना EMF दे रहे थे? 2 2. 2E। मानते हो कि नहीं मानते हो? 2E दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? Yes, sir. अब समझो, अगर मैं इसमें से कोई एक उल्टा कर दूं, मान लो ये उल्टा कर दूं, ये वाला उल्टा कर दूं, अब बताना ये दोनों मिलके नेट कितना EMF दे रहे हैं? 0. 0 क्यों? क्योंकि ये E का ड्रॉप देगा और ये E का गेन देगा, तो अब दोनों मिलके 0 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या है साहब? इसका मतलब ये है कि एक की पोलैरिटी उल्टी करने से इफेक्टिवली 2 सेल खराब हो गए। यही बात समझ। yes sir. अगर आपने एक की पोलैरिटी को उल्टा किया तो इफेक्टिवली कितने सेल खराब हो गए, कितने सेल बेकार हो गए? 2 से 2 बेकार हो गए ना यार। अगर मैंने एक को उल्टा किया तो 2 का इफेक्ट कंबाइंड 0 बन गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? yes sir. Yes, sir. तो बताओ हमारे पास कितने सेल हैं? हाउ मेनी सेल्स? n सेल। उसमें से तुमने पोलैरिटी कितने की रिवर्स करी है? M. तो अगर मैंने m की पोलैरिटी रिवर्स करी है तो m की पोलैरिटी रिवर्स होने से कितने सेल खराब हो जाएंगे? MD M. में से कितने सेल खराब हो जाएंगे? M. 2m खराब होंगे ना, डबल खराब होंगे कि नहीं? Yes, sir. अबे एक उल्टा करने से 2 खराब हो रहे हैं, जैसे 2 उल्टे कर दो, मान लो ये भी उल्टा कर दो, तो 2 तुमने उल्टे किए, 2 उल्टे करने से इन चारों का इफेक्ट 0 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. m उल्टे करने से कितने सेल खराब हो गए? 2M. तो 2m खराब हो गए n में से, तो बचे कितने? n minus 2m into e। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो आप में से जो बच्चा ये बोल रहा था कि सर n minus m into e minus me आंसर होगा, वो भी तो यही लिखा है बेसिकली, n minus me minus me is nothing but n minus 2me। समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. एक ही चीज लिखी हुई। और R इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो? N. N. बोलो, इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो फिर बताओ, no sir. किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का क्या कोई डाउट है? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? पक्का इतना क्लियर है आप सबको? Yes, yes, sir. ठीक है। तो यहाँ हमने आज के लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़ा सेल्स की ग्रुपिंग सीरीज। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा तो हम सेल्स को किसमें ग्रुप करेंगे? Parallel. आप लोगों ने अपने सवाल कहाँ तक कर लिए, कहाँ तक HCV सॉल्व करी है, कहाँ तक अपने मॉड्यूल सॉल्व किया, जरा बताएंगे?
सर कैपेसिटर का कर रहे थे। कैपेसिटर का कर रहे हैं अभी। यस प्लस अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा करंट फटाफट सॉल्व करना शुरू करिए, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि कैपेसिटर और करंट के फंडे मोरलेस एक जैसे हैं। सर वो बीच में एग्जाम्स हो गए थे स्कूल के, तो उस वजह से हो गया। हाँ कोई बात नहीं, तो आप फटाफट कर लो, क्योंकि बेटा इससे पहले मैं करंट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना शुरू करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना सीरीज पैरेलल जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल करके खत्म करो। तो इंस्ट्रूमेंट्स आप Yes. से पढ़िए। इंस्ट्रूमेंट्स की बारी है, इंस्ट्रूमेंट्स में 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेकिन उससे पहले तुम सारे अपने क्वेश्चंस करके क्या करो, खत्म करो। कॉन्सेप्ट्स के तो अभी आपको ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते का टाइम आपके पास और है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम लोग नेक्स्ट वीक से करना शुरू करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, एडवाइस है, सजेशन है, इतना काम आप करके रखिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस यस सर। बाकी चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।